हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी सीजीएल प्री 2014 का पैसेज डिस्कस करेंगे। पैसेज कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उनकी कैटेगरीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 14 का पैसेज देखेंगे और जो अप्रोच हमने सीखी है नियॉन अप्रोच, उसी से आंसर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ये जो 5 कैटेगरी जो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस की थी उनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आउट ऑफ पैसेज। आउट ऑफ पैसेज यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो पैसेज में कहीं पर भी गिवन नहीं है, और ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपको ऑप्शन में दे दी जाए तो वो कैटेगरी होती है आउट ऑफ पैसेज। क्लियर? ऐसा ऑप्शन जिसके बारे में पैसेज में कहीं पर भी कोई भी बात नहीं हुई है, वो बिल्कुल अलग है, वो कैटेगरी क्या हो जाती है? आउट ऑफ पैसेज। क्लियर? नेक्स्ट आता है फैक्चुअली रॉन्ग। फैक्चुअली रॉन्ग कैटेगरी में ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो या तो पैसेज, जनरली तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपोजिट बनाते हैं। या तो पैसेज में पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसको नेगेटिव बना देंगे नॉट लगा के, या पैसेज में नॉट होगा उसको ऑप्शन में नॉट हटा देंगे, वो फैक्चुअली रॉन्ग होते हैं। या तो नॉट से ऐसा अपोजिट बनाने की कोशिश करते हैं, या जो प्रीफिक्स होते हैं थीस्ट, अथीस्ट, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ठीक है, तो ए जो है, डिस है, अन है, इन है, इस तरह के प्रीफिक्स से अपोजिट बना देते हैं या उनके प्रीफिक्स हटा देते हैं। तो ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं उनको हमने कैटेगरी नाम दी है फैक्चुअली रॉन्ग। क्या हो जाएंगे? फैक्चुअली रॉन्ग एक तरीका। दूसरा क्या होता है कि जो पैसेज में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, पैसेज में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं कि उन फैक्ट्स में से बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, बट कुछ फैक्ट को, किसी वर्ड को हटाकर कोई दूसरा वर्ड इंसर्ट कर देते हैं जिससे वो फैक्ट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? तो वो कैटेगरी भी कौन सी हो जाती है? फैक्चुअली रॉन्ग। तो सिंपली जो फैक्ट दिया है उसको रॉन्ग प्रूव करने वाले जो ऑप्शंस हैं वो फैक्चुअली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेड हेरिंग। रेड हेरिंग क्या है स्टूडेंट्स? डिटेल में तो हमने देख लिया था वीडियो में, पहले जो वीडियो मैंने दी थी, और सिंपली अगर देखें तो रेड हेरिंग ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें जो लिखा हुआ है वो पैसेज में गिवन है, यानी जो इंफॉर्मेशन गिवन है ऑप्शन में वो बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होती है। मतलब जो भी लिखा हुआ होगा वो पैसेज में गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा। कोई भी वर्ड देगा तो वर्ड की बात पैसेज में हुई होगी, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है उसका आंसर नहीं होगा। वो हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इंसर्ट किया हुआ ऑप्शन है, जिसमें हम मैक्सिमम टाइम जिसमें कंफ्यूज होते हैं। 90% जो स्टूडेंट जो दो ऑप्शन में से एक में कंफ्यूज होते हैं, मैंने पहले भी बताया वो कौन सी कैटेगरी है? रेड हेरिंग। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आता है टू ब्रॉड। टू ब्रॉड, टू ब्रॉड का मतलब है कि जब हम किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को, किसी इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिकली किसी चीज़ के ऊपर समझाते हैं, उसको वहाँ पर समझाते हैं, बताते हैं, पर उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को, उस इंफॉर्मेशन को जब सब पे अप्लाई कर दिया जाता है तो वो टू ब्रॉड हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है टू शॉर्ट। टू शॉर्ट कैटेगरी क्या है कि इसमें जो टू शॉर्ट जो कैटेगरी में जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल ट्रू होता है। मतलब जो लिखा हुआ ऑप्शन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, सही आंसर है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है।
कंप्लीट आंसर नहीं होता है, उस कंप्लीट आंसर का छोटा सा पार्ट होता है, कंप्लीट नहीं है इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, टू शॉर्ट, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो आंसर हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्या क्या कैटेगरी है, आउट ऑफ पैसेज, फैक्चुअली रॉन्ग, रेड हेरिंग, टू ब्रॉड और टू शॉर्ट। ठीक है, डिटेल से तो हम पहले वीडियो में जो जेम्स बॉन्ड का पैसेज हमने देखा था वहां पर हमने इसको बहुत डिटेल से समझा था। मैंने एक एक एग्जाम्पल, एक एक सिचुएशन, एक एक ऑप्शन को आपको बहुत डिटेल से समझाया था, राइट। अब देखते हैं पैसेज स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करना है, ये पैसेज आपकी स्क्रीन पे है, ये पैसेज में तीनों इसके जो पैराग्राफ है वो आपको दिखा देती हूँ, पॉज करके आप नोट कर लेंगे। प्रीवियस ईयर की बुक है तो उसमें से आप पढ़ लेंगे। ये इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस जो है उनके क्या आंसर है, प्लस क्या आंसर के साथ में जो कैटेगरी है वो ज़रूर लिखेंगे, और फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो आप मेरे आंसर मेरी कैटेगरी के साथ मैच करेंगे। इनिशियली हो सकता है कि आपको थोड़ा नया लगे, ये कैटेगरी से करना थोड़ा अलग टाइप लगे, बट हो सकता है टाइम भी लगे, है ना, लेकिन इससे जो आपको विज़न मिलेगा पैसेज को सॉल्व करने का, वो विज़न इतना अल्टीमेट होगा कि आप कैसा भी पैसेज सॉल्व कर पाएंगे और कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। मतलब टाइम और एक्यूरेसी दोनों चीज़ आपको ये कैटेगरीज देंगे स्टूडेंट्स। हो सकता है बिना कैटेगरी के आप 2 सही कर दो, 3 सही हो जाएं तुक्केबाजी में, या वैसे पढ़ के सही हो जाएं, लेकिन जो कमांड आपको पैसेज पे चाहिए, जो कमांड कि यार 30 में से 30 आने चाहिए, कोई भी एक गलत नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे सही हो, प्लस टाइम भी कम लगे, तो वो विज़न आपको ये कैटेगरीज ही देंगी। जब आप इन कैटेगरीज से 8-10 पैसेज सॉल्व कर लेंगे तो आप खुद एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर सकता हूँ। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। Modern email operates across the internet or other computer network. Modern email operate करता है across the internet और दूसरे computer networks को, ठीक है। Some early email system, पहले जो सिस्टम था, पहले ईमेल जो सिस्टम था, ईमेल सिस्टम required that the author and the recipient both be online at the same time. पहले जो ईमेल सिस्टम था उसमें क्या था कि जो ऑथर है और जो रेसिपिएंट है, यानी जो सेंडर है और जो रेसिपिएंट है, वो दोनों सेम टाइम पे दोनों को ऑनलाइन होना ज़रूरी है। क्लियर? ये अर्ली सिस्टम की बात कर रहा है। इन कॉमन, अगर इन कॉमन देखें विद इंस्टेंट मैसेजिंग, इसको क्या बोला है? इंस्टेंट मैसेजिंग। टुडेज ईमेल सिस्टम, आज का ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन, ये तो पहले क्या होता था, ईमेल कब होता था कि जब इंस्टेंट जो 1-2 लोग हैं वो दोनों ऑनलाइन है तो वो ईमेल हो पा रहा है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बट आज जो है टुडेज ईमेल सिस्टम्स, आज का ईमेल सिस्टम्स क्या है? बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है आज का ईमेल सिस्टम? स्टोर करने, स्टोर भी रहता है, फॉरवर्ड मॉडल, स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल, स्टोर फॉरवर्ड मॉडल। क्लियर? आज का सिस्टम किस पे बेस्ड जो है, वो नया सिस्टम क्या है? स्टोर फॉरवर्ड मॉडल, ठीक है। ईमेल सर्वर्स एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेजेस। ईमेल सर्वर एक्सेप्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, डिलीवर करते हैं और स्टोर करते हैं मैसेजेस को। क्लियर? आज के सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। नीदर द यूजर्स नॉर देयर कंप्यूटर्स, ना ही यूजर्स और ना ही कंप्यूटर, मतलब ना तो हमें और ना ही कंप्यूटर को आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली। इसको समझेंगे कि ना तो हमें और ना ही हमारे कंप्यूटर को ऑनलाइन रहने की ज़रूरत है जब ईमेल आए।
सिंपल है। पहले क्या होता था कि अगर ईमेल भेजना है तो दोनों को सेम टाइम पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी को मेल भेजना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कंप्यूटर ऑनलाइन हो, ठीक है, या वो पर्सन ऑनलाइन हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नीदर द यूजर्स नॉर देयर कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली, ठीक है। दे नीड कनेक्ट ओनली briefly, typically to a mail server for as long as it takes to send or receive messages. इस सेंटेंस का मतलब है कि हमें बस थोड़ा टाइम के लिए कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जैसे आप किसी को मेल भेजते हो, आपने मेल भेज दिया, ठीक है, उस टाइम पे वो ऑनलाइन हो या नहीं हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, वो मेल खोल कर बैठा हो नहीं बैठा हो कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए सर्वर से कनेक्ट होगा, जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे आपने मेल भेजा, ठीक है, आपने मेल भेज दिया, तो जैसे ही मैं अपना मेल सर्वर से थोड़ी देर के लिए कनेक्ट होंगी, जैसे ही ऑनलाइन होंगी, जैसे ही वाईफाई ऑन होगा या मैं अपने मोबाइल डेटा को ऑन करूँगी, वैसे ही तुरंत वो सारे मेल्स मेरे पास में आ जाएंगे। क्लियर। उसके बाद और उससे पहले मुझे ऑनलाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए वो जो सर्वर से मुझे कनेक्ट होना है। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकली द टर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल was used generically for any electronic document transmission. हिस्टोरिकली अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एक जेनरिक टर्म यूज करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मेल फॉर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के ट्रांसमिशन के लिए एक जनरल जेनरिक वे में यूज करते थे क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब तो देखो अलग अलग नाम आ गए हैं, जैसे कि कोई भी जो जैसे ब्लूटूथ के अलग बोलने लग गए हैं, ईमेल पर्टिकुलर एक ईमेल के लिए आ गया है, ठीक है। लेकिन पहले कोई भी, जैसे फैक्स का अलग हो गया, पहले कोई भी ऐसा ट्रांसमिशन जो होता था उसको जेनरिक टर्म क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल थी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सेवरल राइटर्स इन द अर्ली 1970s यूज द टर्म टू डिस्क्राइब फैक्स डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन। कुछ जो राइटर्स थे, कुछ नहीं बहुत सारे, सेवरल राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स इन द अर्ली 1970s में इस टर्म को यूज करते थे किसके लिए, फैक्स डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन, ठीक है। एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड the first citation for the use of the term with the more specific meaning it has today. आज इस टर्म का जो मीनिंग है, जो बिल्कुल स्पेसिफिक मीनिंग, ईमेल कोई कंफ्यूजन नहीं होता है जब हम ईमेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मीनिंग है, ये पहली बार किसने ये मीनिंग यूज किया या कैसे ये मीनिंग, क्या एग्जाम्पल हुआ होगा, क्या साइटेशन जिसकी वजह से ये ईमेल के लिए स्पेसिफिकली हो गया, ये बताना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, ये बताना मुश्किल है। कहने का मतलब क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता था उसके लिए यूज करते थे, ठीक है। बट धीरे धीरे जो ईमेल है वो बिल्कुल स्पेसिफाई हो गया, जो ईमेल्स है, बाकी जो भी दूसरी चीजें हैं उनको अलग अलग नाम दे दिए गए, है ना। पहले एक जेनरिक टर्म थी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, देखो इलेक्ट्रॉनिक मेल वो जेनरिकली, इसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ईमेल, ठीक है। अब ये जेनरिक टर्म थी, अब ये जेनरिक टर्म कब स्पेसिफिक हुई इस चीज के लिए, ये बता पाना मुश्किल है, ठीक है ना। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, ये बता पाना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। एन इंटरनेट ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इंटरनेट ईमेल मैसेज जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। फर्स्ट इज द मैसेज एनवेलप, second is the message header and the third is the message body. क्या क्या है, मैसेज एनवेलप, मैसेज हेडर एंड मैसेज बॉडी। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, जो इंटरनेट ईमेल मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट,
अब ये तीन कंपोनेंट हो गए, मैसेज एनवेलप, मैसेज हेडर एंड मैसेज बॉडी। अब आगे बात कर रहा है ये मैसेज हेडर की। क्या? द मैसेज हेडर कंटेन्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मिनिमली originator's email address and one or more recipient address। अब ये बोल रहा है कि मैसेज हेडर में क्या कंटेन करता है? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। क्या इंक्लूड करता है उसमें? ओरिजिनेटर ईमेल एड्रेस, जो ओरिजिनेटर है उसका ईमेल एड्रेस, और 1 or 4 मोर रेसिपिएंट एड्रेस, मतलब एक को भेजना है या एक से ज्यादा कितने लोगों को आपको मेल भेजना है उनके एड्रेस। वो एक हो सकते हैं, एक हो सकता है रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट क्या हो सकता है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 1 or more रेसिपिएंट एड्रेसेस। क्लियर है? ठीक है। Usually descriptive information is also added such as subject header field and message submission date time stamp। अब ये बोल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन भी ऐड की जाती है, जैसे कि सब्जेक्ट सच एज सब्जेक्ट हेडर फील्ड एंड मैसेज सबमिशन, जो डेट और टाइम है, जो डेट और टाइम भी तो आता है ना, वो भी इसमें ऐड की जाती है। क्लियर? सब्जेक्ट हेडर तो होता है ना, हम किस सब्जेक्ट के पे मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, और जो मैसेज सबमिशन डेट और टाइम स्टैम्प, ये डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है जो कि ऐड की जाती है। क्लियर है गाइस? यहां तक कोई डाउट? एक बार क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ आपको, फिर क्वेश्चंस पे भी चलते हैं। ये बोल रहा है कि मॉडर्न ईमेल्स जो हैं वो पूरे इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा है, ऑपरेट करती हैं। पहले जो ईमेल थे उसमें ऑथर और रेसिपिएंट दोनों को सेम टाइम पे ऑनलाइन होने की ज़रूरत होती थी, ठीक है। और पर आज का जो सिस्टम है वो स्टोर फॉरवर्ड मॉडल पे बेस्ड है, और उसमें जो है दोनों को सेम टाइम पे ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है? ईमेल सर्वर एक्सेप्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, डिलीवर करते हैं और स्टोर करते हैं मैसेजेस को। नीदर द यूजर नॉर देयर कंप्यूटर, ना यूजर्स ना ही उनके कंप्यूटर को रिक्वायर्ड है कि वो एक टाइम पे ऑनलाइन रहे। उनको क्या जरूरत है? सिर्फ कनेक्ट करने की जरूरत है थोड़ी देर के लिए मेल सर्वर से, ठीक है, तो वो मैसेज को रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट, हिस्टोरिकली जो टर्म है, historically the term electronic mail was used generically for any electronic document transmission। जो पहले जो ये टर्म जो थी इलेक्ट्रॉनिक मेल, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन होता था उसी के लिए जेनरिक वे में यूज करते थे इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे राइटर्स, सर्वल राइटर्स जो अर्ली 1970s में यूज किया था इस टर्म को डिस्क्राइब फैक्स डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट अब तो हमारे लिए फैक्स बिल्कुल अलग हो गया ना, और इलेक्ट्रॉनिक मेल बिल्कुल अलग है, लेकिन पहले 1970s में ऐसा यूज किया गया था। अब इसका रिजल्ट क्या है? एज अ रिजल्ट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, ये फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। द फर्स्ट साइटेशन फॉर द यूज ऑफ द टर्म विद द मोर स्पेसिफिक मीनिंग इट हैज टुडे। आज जो स्पेसिफिक मीनिंग हो गया है बिल्कुल ईमेल का, ये कब और कैसे हुआ ये फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि पहले सबसे पहले किसने ऐसा यूज करना स्टार्ट किया होगा और फिर कैसे ये आज इतना स्पेसिफिक हुआ है, कब पहली बार कब हुआ था, है ना। An internet email message consists of 3 components। 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है इंटरनेट ईमेल मैसेज। पहला द मैसेज एनवलप, दूसरा द मैसेज हेडर एंड तीसरा द मैसेज बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, द मैसेज हेडर contains control information including minimally an originator's email address and one or more recipient addresses। जो भेज रहा है originator उसका email address, और जो एक और एक से ज्यादा जो recipient है उनका email address,
ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन भी ऐड की जाती है, जैसे कि एज अ सब्जेक्ट हेडर फील्ड एंड मैसेज सबमिशन डेट और टाइम स्टैम्प। क्लियर है? ये पैसेज ये जो बोलना चाहता है वो हमने देख लिया है। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ईमेल्स होना चाहिए। ईमेल्स आर एक्सेप्टेड, फॉरवर्डेड एंड डिलीवर्ड बाय। ईमेल्स को एक्सेप्ट किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। किसके द्वारा ऐसा किया जाता है? तो स्टूडेंट क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर है मेल सर्वर्स। ये देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ये, ये देखो ईमेल सर्वर्स है ना, एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेजेस। अब पूछ रहा है कि मेल्स को स्टोर, एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर करने का काम कौन करता है, कौन करेगा? मेल सर्वर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेल सर्वर्स। ठीक है। मेल नेटवर्क्स, अब इसकी कैटेगरी बताओ स्टूडेंट्स। क्या इस पूरे पैसेज में मेल नेटवर्क कहीं पर भी आया है? नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क आया है लेकिन मेल नेटवर्क नहीं आया। मेल नेटवर्क, ये जो दोनों वर्ड एक साथ आए हैं, ये आउट ऑफ पैसेज है। कौन सी कैटेगरी है ये? आउट ऑफ पैसेज। ये दोनों वर्ड एक साथ पैसेज में कहीं पर भी गिवन नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स आया है, ये एज इट इज आया है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो क्या हुआ? रेड हेरिंग। आया है, वर्ड बिल्कुल आया है, सेंटेंस ऐसी इंफॉर्मेशन जो आई है पैसेज में, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। वो कौन सी कैटेगरी होती है? रेड हेरिंग। पहली लाइन में आया था कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये देखो है ना, इंटरनेट, ये दोनों आए हैं, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है ईमेल्स को एक्सेप्ट, फॉरवर्ड और डिलीवर्ड कौन करता है, किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? मेल सर्वर के द्वारा। ठीक है। ये इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये दोनों ही क्या हो गए स्टूडेंट्स? रेड हेरिंग। क्लियर? नेक्स्ट, one of the three components of email is, one of the three components of email is, जो ईमेल के जो हमें 3 कंपोनेंट बताए थे उनमें से एक कौन सा है? इसमें कौन सा होगा स्टूडेंट? राइट आंसर इज द मैसेज बॉडी। ये देखो, मैसेज एनवलप, मैसेज बॉडी, ये 3 कंपोनेंट यहाँ पर, मैसेज एनवलप, मैसेज बॉडी और मैसेज हेडर, है ना। ये देखो एज इट इज। एंड इंटरनेट ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। पहला मैसेज एनवलप, दूसरा मैसेज हेडर और तीसरा मैसेज बॉडी। अब इसने क्या किया? मैसेज बॉडी दिया, बाकी तीनों जो देखो वो क्या है? द मैसेज फील्ड। द मैसेज फील्ड, पूरे पैसेज में द मैसेज फील्ड कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। हेडर फील्ड जरूर था पर मैसेज फील्ड कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ पैसेज। द मैसेज हेडिंग, आया कहीं पे मैसेज हेडिंग? नहीं आया, ये भी आउट ऑफ पैसेज। द मैसेज लेटर, द मैसेज लेटर की कहीं बात हुई है? नहीं हुई है। ये तीनों ही आउट ऑफ पैसेज है। राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? द मैसेज बॉडी। 3 कंपोनेंट थे, मैसेज एनवलप, मैसेज बॉडी और मैसेज हेडर। ठीक है। अब हेडर की जगह इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए हेडिंग कर दिया। मैसेज हेडिंग तो कोई भी नहीं था, लेकिन वो हेडर हेडिंग से हम कई बार कंफ्यूज होके जल्दीबाजी में, टाइम के प्रेशर में ऐसा कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, ठंडे दिमाग से सोचोगे, तो मैसेज हेडिंग जैसा कुछ भी पैसेज में नहीं आया, कुछ भी नहीं। क्लियर? मैसेज इसने सब में ये कॉमन कर दिया, क्योंकि वो उसको भी पता था कि तीनों में मैसेज बॉडी, मैसेज एनवलप, मैसेज हेडर, तो मैसेज तो है ही है। ठीक है। और आगे वाले जो 3, एक तो सही है, बाकी तीनों अलग अलग जगह से इसने ऐड कर दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप में से कई लोगों ने मैसेज हेडिंग भी आंसर किया होगा, तो मैसेज हेडिंग स्टूडेंट नहीं है। 3 कंपोनेंट क्या पूरे उसमें ही नहीं है आपके पैसेज में, द मैसेज हेडिंग नहीं है कुछ भी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो,
कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज हेडर, कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज हेडर, जो 3 कंपोनेंट थे मैसेज के, उनमें से एक कौन सा हुआ? देखो पहले इसने बताया कि जो मैसेज है, ये देखो यहाँ पर जैसे ईमेल वाला जो है, ईमेल के 3 कंपोनेंट बताए हमें। एक तो बताया क्या? मैसेज बॉडी, है ना, मैसेज हेडर, राइट, और तीसरा क्या था? मैसेज एनवेलप। ये 3 थे, 3 है ना। ये देखो यहाँ पर पैसेज में ही चलते हैं अपन, पैसेज में ये देखो इंटरनेट ईमेल मैसेज 3 हो गए। कौन से? मैसेज एनवेलप, मैसेज हेडर और मैसेज बॉडी। अब ये बोल रहा है कि जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है किसमें? मैसेज हेडर में। पहले 3 ये अलग अलग थे, अब इसमें से एक ले लिया, कौन सा? मैसेज हेडर। अब मैसेज हेडर में जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, उसमें क्या इंक्लूड किया है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज हेडर इंक्लूड्स, कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है ऑफ द मैसेज हेडर वो क्या इंक्लूड करता है? ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स अ सेंडर्स एड्रेस। अब बोलोगे आप कि मैम सेंडर तो नहीं दिया हुआ कहीं पर भी, लेकिन स्टूडेंट सेंडर नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा तो हमें अपनी वोकैब को समझते हुए चलना पड़ेगा ना, थोड़ा तो करना पड़ेगा। ये देखो सेंडर बोले या ओरिजिनेटर बोले, जो भेजने वाला है उसको सेंडर बोल रहे, या जो मैसेज भेजेगा वो सेंड करने वाला, जो रिसीव कर रहा है वो क्या होगा? रेसिपिएंट होगा। तो सेंडर नहीं दिया तो क्या हुआ? ये देखो ये लिखा है ना, द कंटेन कंट्रोल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मिनिमली ओरिजिनेटर्स ईमेल एड्रेस। तो ओरिजिनेटर कौन है स्टूडेंट? यहाँ पर सेंडर ही तो है जो भेज रहा है। ठीक है, तो उसको ओरिजिनेटर्स बोले या सेंडर्स बोले, एक ही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंडर्स। क्लियर? अब देखो यहां पर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट एंड टाइम स्टैम्प, ये रेड हेरिंग है स्टूडेंट्स, हेडर फील्ड ये भी रेड हेरिंग है, और मैसेज एनवेलप ये भी रेड हेरिंग है। आपके माइंड में एक बार के लिए आया होगा कि मैम डेट एंड टाइम स्टैम्प और हेडर फील्ड, एक बार देखो यहां पर मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा देती हूँ ये चीज। हाँ, ये डेट और टाइम, इसको समझो स्टूडेंट्स। हमने क्या बात की थी? मैंने वहां पर 3 अलग अलग टाइप बनाए थे। ये देखो, इसको अच्छे से समझना है। एक इंटरनेट ईमेल मैसेज में 3 चीजें हो गई, मैसेज एनवेलप, मैसेज हेडर, मैसेज बॉडी। ठीक है, तो एक चीज थी, इसके 3 ये हो गए। अब जो मैसेज हेडर है उसके बारे में आगे और बात कर रहा है। ठीक है, मैसेज हेडर में एक तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है और एक क्या है? डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है। तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन में तो ये वाला पार्ट हो गया, ओरिजिनेटर ईमेल एड्रेस और 1 और मोर रेसिपिएंट एड्रेसेस, राइट। और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन में क्या हुआ? सब्जेक्ट हेडर फील्ड और मैसेज सबमिशन डेट टाइम स्टैम्प। गॉट माय पॉइंट? एक बार फिर से देखो, यहां पर अपन इसको अच्छे से डायग्राम बना के समझते हैं। ये देखो, ये ईमेल जो मैसेज है वो 3 पार्ट से बन गया। एक हो गया मैसेज हेडर, एक हो गया मैसेज बॉडी और एक क्या हो गया? मैसेज एनवेलप। ये 3 कंपोनेंट हुए। फिर ये आया मैसेज हेडर पे। मैसेज हेडर में 2 हो गया, क्या? एक तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन और एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। गॉट माय पॉइंट? कंट्रोल इंफॉर्मेशन में क्या है? ओरिजिनेटर ईमेल एड्रेस और 1 और मोर रेसिपिएंट एड्रेसेस। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन में क्या आ गया? सब्जेक्ट हेडर फील्ड और मैसेज सबमिशन डेट और टाइम स्टैम्प। क्लियर? हमसे क्या पूछा गया? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। मैसेज हेडर वर्ड दिया ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ये भी तो मैसेज हेडर का ही पार्ट है। यूजुअली डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑल्सो एडेड, तो ये किस में ऐड करने की बात कर रहा है? हेडर में ही ऐड करने की बात कर रहा है ना, कंट्रोल इंफॉर्मेशन में ऐड करने की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पहला एक मेन ये हुआ, फिर 3 पार्ट्स हुए, हेडर, हेडर के 2 पार्ट्स हुए, कंट्रोल और डिस्क्रिप्टिव। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज हेडर, मैसेज हेडर में जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है वो क्या इंक्लूड करती है? तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? सेंडर्स
एड्रेस। ये दोनों कब आ सकते थे? ये दोनों आंसर हो सकते थे कब? जब यहां पर क्या किसकी बात होती? डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन में तो ये दोनों आंसर हो सकते थे। ठीक है, और मैसेज एनवलप तो एक मैसेज का कंपोनेंट है, तो मैसेज एनवलप तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। हाँ, बॉडी तीन है, मैसेज बॉडी, मैसेज एनवलप और मैसेज हेडर। ठीक है, अब मैसेज हेडर में कंट्रोल इंफॉर्मेशन, और कंट्रोल इंफॉर्मेशन में क्या है? सेंडर्स एड्रेस। क्लियर है गाइस? ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर एन ईमेल? तो ये सिंपल, ये तो हम समझ चुके हैं। ई किसके लिए स्टैंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक। ये आ भी चुका है पैसेज में, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और बाकी तीनों ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल की इस पूरे पैसेज में कहीं पर भी कोई बात हुई थी क्या? ऐसा वर्ड कहीं कभी भी आया? नहीं आया मैम। तो कौन सी कैटेगरी है? आउट ऑफ पैसेज। ठीक है, इथरनेट, इथरनेट का कहीं पर भी कुछ भी बोला, ये वर्ड कहीं भी दिखा आपको? पूरे पैसेज में कहीं पर भी दिखा? नहीं दिखा मैम, तो क्या हुआ? आउट ऑफ पैसेज। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है। इलेक्ट्रिकल आया कहीं पर भी? कहीं भी बात हुई? नहीं हुई मैम, तो क्या हुआ? सिंपली क्या बचा हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक। और पैसेज में एज इट इज गिवन भी है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। और ये तीनों जो हैं, ये तीनों आउट ऑफ पैसेज है, इनकी कहीं पर भी पैसेज में बात नहीं हुई है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग इज बेस्ड ऑन। इंस्टेंट मैसेजिंग किस पर बेस्ड है? इज बेस्ड ऑन, बेस्ड, अब ये हमने पढ़ा भी था। राइट आंसर होगा ऑनलाइन नेचर ऑफ बोथ रेसिपिएंट्स। मैं आपको बता देती हूं, ये देखो, ये पढ़ चुके हैं हम। ये देखो, द ऑथर एंड द रेसिपिएंट बोथ बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम इन कॉमन विद इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग किस पे बेस्ड थी? कि जब दोनों, जो भेजने वाला है, जो रिसीव करने वाला है, वो दोनों सेम टाइम पे ऑनलाइन होने चाहिए। ये अर्ली सिस्टम था। ठीक है, अब देखो, अगर इंस्टेंट मैसेजिंग वही चीज है, इंस्टेंट मैसेज रिसीव करना। ठीक है, ब्रीफ कनेक्शन विद द सर्वर, ये कौन सी कैटेगरी होगी स्टूडेंट्स? क्या ऐसी बात हुई है? बिल्कुल हुई है। ये बात हुई है कि कनेक्शन, ब्रीफ कनेक्शन होना चाहिए सर्वर के साथ में, लेकिन ये आज के सिस्टम की बात हुई है कि आज जो मेल सेंड किए जाते हैं उनमें आपको पूरा रेसिपिएंट को, सेंडर को ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है, ना कंप्यूटर्स को ऑनलाइन होने की जरूरत है। वो जस्ट सर्वर से थोड़ी देर के लिए कनेक्ट होंगे तो वो सारे मैसेजेस उनके पास में आ जाएंगी। क्लियर? तो ये बिल्कुल बोला गया है, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट्स? रेड हेरिंग है, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये इंस्टेंट मैसेजिंग आपसे पूछा है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग में नहीं होता, ये तो आज की टेक्निक है। ये देखो, ये देखो, neither the user nor their computer are required to be online simultaneously. They need connected only briefly, typically to a mail server for as long as it takes to send or receive messages. ये किसकी बात है? टूडेज ईमेल सिस्टम्स की। और हमसे क्या पूछ रहा है? इंस्टेंट मैसेजिंग की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात हुई थी, यहाँ डिजिटल की जगह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स था। और सेंटेंस ये था कि पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता था डॉक्यूमेंट्स के लिए, उनको इलेक्ट्रॉनिक मेल ही बोलते थे, पर धीरे धीरे अब जो है ईमेल बिल्कुल स्पेसिफाइड अलग हो गया है। ठीक है, यहाँ डिजिटल की जगह इलेक्ट्रॉनिक था, बट अगर लेमैन अगर वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही बात है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लिखे, डिजिटल लिखे, एक ही बात है। ये सेंटेंस, ये जो फ्रेज है, ये पूरी एज इट इज गिवन है पैसेज में, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो कौन सी कैटेगरी होगी? रेड हेरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल।
स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल, ये कौन सा है स्टूडेंट? ये टुडेज ईमेल सिस्टम की बात हो रही है। ये इंस्टेंट मैसेजिंग की बात यहाँ इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए नहीं आएगा, तो टुडे सिस्टम है, तो ये भी स्टूडेंट क्या है? रेड हेरिंग है। बात इसकी बिल्कुल हुई है पैराग्राफ में, आप देखो, ये देखो कहाँ पर, हाँ ये रहा। टुडेज ईमेल सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन स्टोर फॉरवर्ड मॉडल। टुडेज ईमेल सिस्टम की बात हुई है। अभी क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? इंस्टेंट मैसेजिंग की कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, और इसके लिए क्या चाहिए? दोनों को सेम टाइम पे ऑनलाइन होना चाहिए। क्लियर? तो ये एक जो ये वाला जो पार्ट है जहां लिखा है स्टोर फॉरवर्ड मॉडल, ये पैसेज में गिवन है लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? रेड हेरिंग। क्लियर है गाइस? तो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे साथ साथ, इन क्वेश्चन के क्या आपके आंसर्स हैं, कहाँ आपको कैटेगरी में प्रॉब्लम आ रही है, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक बार जब आप इन कैटेगरीज से थोड़े फैमिलियर हो जाएंगे, उसके बाद आप खुद देखेंगे ये चीज़ कि मैम बहुत आसान है पैसेज सॉल्व करना। क्लियर? थैंक यू।